फ्रीज लॉ पर क्वेश्चन है एयर contains O2 and N2 in the ratio 1:4. Calculate the ratio of solubilities in terms of mole fractions of O2 and N2 dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature at which Henry's constant for O2 and N2 are 3.30 into 10 to the power 7 torr and 6.60 into 10 to the power 7 torr respectively. टॉर बताया था मैंने आपको, टॉर के बारे में बताया हुआ ना मैंने आपको। चलो एक बार आप ये लिख लो, फिर बात करते हैं। सर बताया हुआ है। यस सर, है ना? यस सर। ओके, शुरू करें बात। क्वेश्चन पढ़ा आपने? देखिए, ये कहता है एयर कंटेन्स ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन 1:4 में है। आप जानते ही हो वैसे लगभग अगर अपन बात करें लगभग 80% नाइट्रोजन होती है और 20% के आसपास ऑक्सीजन होती है। मानते हो बात को? तो 20:80 कितना हुआ? 1:4 हो गया ना। मतलब अपन अप्रॉक्स अगर लेके चलें तो भाई वैसे तो प्रिसाइजली तो 78-79% होती है नाइट्रोजन, बट अपन जो जनरल अगर बात करें तो 1:4 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। जस्टिफाइड है, सही बात है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास 1:4 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है एयर में, ठीक है। उसके बाद ये मतलब मैं गिवन इकट्ठा कर रहा हूँ सबसे पहले मेरे पास। उसके बाद कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ O2 एंड N2। देखो सॉल्युबिलिटी मतलब कितना घुला हुआ है कोई आपका जो गैस है वाटर के अंदर, तो मोल फ्रैक्शंस ही निकालने हैं आपने। और जो आपने सॉल्व करना है वो क्या है कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर, उसका रेशियो आपको पता लगाना। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। यानी आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अपन लेके चलते हैं जैसे 1 बार, जैसे ऐसा यूनिट्स में अपन लेके चलते हैं 1 बार, ठीक है। तो हालांकि एटमॉस्फेयर में वही बात है, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। एट विच हेनरीज कांस्टेंट, अब ये जो है आपको बता रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट जो है इस 1 बार पे ऑक्सीजन का, बड़ी चालाकी की है इसने, हमारे को जो है वो दे दिया टॉर में 3.30 into 10 to power 7 टॉर। और जो मोल फ्रैक्शन जो है जो हेनरीज कांस्टेंट है नाइट्रोजन का, वो है 6.60 into 10 to power 7 टॉर।
अब ये क्वेश्चन है, मतलब अब इस पर दिमाग लगाना है अपन ने, इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? सर ट्राई कर लेंगे। सर एक बार करने दो ट्राई। चलो ठीक है, 2 मिनट दिए आपको, 2 मिनट दिए, ट्राई। वन रेशियो 8। हाँ जी, 1 रेशियो सर 2:1। 1 रेशियो 8 तो नहीं है, 2:1। 2 रेशियो 1 भी नहीं है, सर 2:1 नहीं आ रहा है। 2 रेशियो 1 आ रहा है। यस सर 2:1 आ रहा है। 1:2 आ रहा है। हाँ, अब देखो 2 रेशियो 1 और 1 रेशियो 2 अलग अलग आंसर होते हैं। समझो मेरी बात को, आप देखो इसने किस, मतलब जो है रेशियो कौन सा पूछा है, ये देखो ना, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन पूछा है कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन पूछा है? ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। हाँ, तो अब आप ये देखो उस हिसाब सर से। 1:2। हाँ, 1:2 इज 1:2 ही आ करेक्ट, रहा है। 1:2 इज करेक्ट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा भाई, ऐसे देखने में लगता है पर मतलब अगर आप ये लिख लो ना अपने पास, तो आपको काफ़ी एक सहारा हो जाता है मुझे निकालना क्या है। तो मैं सोचना शुरू करता हूँ भाई ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है,
तो मुझे मोल फ्रैक्शन वाला कितने फॉर्मूले आते हैं? मुझे एक ही आता है, P इक्वल टू के एच एक्स, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इज इक्वल टू के एच ऑक्सीजन का और x ऑक्सीजन का। ठीक है, तो उस हिसाब से x ऑक्सीजन का जो है वो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन के एच ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली इसको इक्वेशन मान लो 1 बोल देते हैं। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर अगर मुझे N2 का निकालना है तो क्या होगा, के एच ऑफ N2 और x ऑफ N2। तो फिर x ऑफ N2 मेरे पास क्या आएगा, के एच ऑफ N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अब मुझे इसमें से क्या चीज़ नहीं पता, मतलब इक्वेशन 1 और 2 मेरे पास आ गई, मुझे 1 और 2 का रेशियो निकालना है। व्हाट आई नीड टू सॉल्व इज कि मुझे 1 और 2 का रेशियो निकालना है। मुझे थोड़ा सा, एक मिनट, मैंने यहाँ गलती कर दी क्या? यस सर। हाँ, इसमें इधर आएगा P N2 अपॉन के एच N2। तो अब क्या है कि इसमें जो है अब अपने पास ऑड चीज़ निकालनी है अपने को सॉल्व करने के लिए। के एच तो दे रखा है इसने, दोनों का के एच ये रहा मेरे पास, गिवन है, टॉर में है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो निकालना है तो टॉर से टॉर कट जाएगा, मुझे भी कन्वर्जन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस, ये मुझे नहीं पता पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें। तो आप देखिए कि ये कह रहा है कि हवा का प्रेशर है, हवा में ये एक तरह से ये कह रहा है भी दो ही चीज़ें हैं। तो उसमें जो है, और हवा का प्रेशर आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार दे रखा है, एटमॉस्फेरिक दे रखा है ना इसने। तो पार्शियल प्रेशर जो है, आप समझे, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का रहेगा वो 1 बार का 1/5 होगा। मतलब टोटल जो है, अपन अगर मान के चले भी 5 पार्ट्स में है हवा का प्रेशर, तो उसका 1 आउट ऑफ 5 है ना, 1 बार अगर है तो उसका यानी कि 20%, 1/5 जो है आपके पास ऑक्सीजन का होगा। दैट विल बी जो है आपके पास, ये कह सकते हैं कि 1/5 बार हो गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो 1 बार का 4/5 है ना, 1/4 है ना, तो ये कितना हो गया, मतलब आपका 4/5 बार हो गया। अब आप जो है ना ये इक्वेशंस में वैल्यू रखोगे, ये वैल्यूज आप रखोगे यहाँ से, ये PO2 ये और PN2 ये, उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे। तो आपके पास क्या है कि जैसे अपन अगर बात करें कि अगर XO2 इज टू XN2 निकालना है तो ये होगा PO2 अपॉन KHO2 डिवाइडेड बाय, है ना, PN2 अपॉन KHN2। वैल्यूज रखी, PO2 कितना है 1/5 और P आपके पास, और KH कितना है आपके पास, KH है, यानी ये, अब आप देखो, मैं तो बिल्कुल प्लेन मैथ्स है ना, जैसे KHO2 मल्टीप्लाइड बाय KHN2 अपॉन PN2, ऐसे ही करते हैं ना। तो इस इक्वेशन में PO2 अपॉन KHO2 1/5, KH कितना है मेरे पास 3.30, ये बार में इंटू 10⁻7 टॉर, मल्टीप्लाइड बाय KHN2 6.60 इंटू 10⁻7 टॉर डिवाइडेड बाय 4/5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, इसको देखो आप,
ये देखिए, ये बार से बार गया, टॉर से टॉर गया, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 गया, ठीक है, 5 से 5 गया, और ये आपके पास 3.3 और ये यहाँ पर 2 आ गया। सो बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आया आपके पास 2/4 आ गया, यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि 1:2 आ गया, इस तरीके से। सर मुझे पार्शियल प्रेशर कैसे लिया आपने, ये 1/5 बार समझ नहीं आया सर। हाँ कोई बात नहीं, एक बार ये लिख लें, ये लिख लें, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। लिख लिया सबने? यस सर। अब देखिए क्या है कि क्या होता है कि ये क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत कैसे है। भी ये कह रहा है कि जैसे पानी, नॉर्मल पानी है, पानी के ऊपर हवा तो है ही ना, पानी के ऊपर हवा तो है ही, ठीक है, पानी के ऊपर हवा है, ठीक है। इस हवा में वो कहता है ये हवा का प्रेशर, टोटल प्रेशर आपके पास जो है, ये हवा का टोटल प्रेशर जो है 1 बार है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है ना, अपने को पता ही है 1 बार है। इसमें वो 2 ही कंपोनेंट्स मान रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें कह रहा है कि ये जो है 1:4 में एग्जिस्ट करती हैं। तो जितना जितना होगा उतना ही ये प्रेशर डालेंगे, जितनी ये वॉल्यूम इनकी होगी, जितनी अमाउंट होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा डालेंगे। तो अगर आप मतलब 1:4, तो टोटल पार्ट्स अगर 5 मानते हैं आप, तो उससे 1/5 ऑक्सीजन है, जो यानी 1 बार का प्रेशर है, उसमें से 1/5 जो है वो ऑक्सीजन के कारण है, और 4/5 जो है वो जो है आपके पास नाइट्रोजन के कारण है। वैसे अदरवाइज समझ लो भाई 1:4 का होता है 20% और 80% है। तो जो 1 बार टोटल प्रेशर है, तो 1 बार का 20% जो है वो ऑक्सीजन के कारण है, और 1 बार का जो 80% है वो नाइट्रोजन के कारण है। इसको सॉल्व कर लो, समझ आई मेरी ओके बात? सर। ये पार्शियल प्रेशर आ गए। पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं? टोटल प्रेशर का सम टोटल होते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? P total = P1 + P2। तो ये P total दे रखा है आपको, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो उनकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर ओके सर। अगर 1 बार लेके करें तो भी वैसे आंसर सही आ रहा है, अगर अगर ऐसे पेपर में कर दिया 1 बार, सीधा 1 बार ले लिया जैसा, तो सीधा 1 बार कैसे ले लिया आपने? जो पार्शियल प्रेशर था ना, तो वहां पे दोनों को 1-1 ले लिया। ऐसे कैसे? फिर सही सही कैसे हो गया फिर आपके पास? सही आ रहा सर है। अगर फिर 1 आपका बार ले आंसर रहे हैं तो 2:1 आंसर टू आएगा। रेशियो 1 आ रहा है। ऐसे करोगे तो 2:1 आएगा, तभी आपका आंसर 2:1 आ रहा था, गलत आ रहा था। 2:1 अगर आप XO2 = XN2 पूछा है अगले ने मुंह यस खोल के सर। साफ साफ, आपका आंसर अगर 2:1 आ रहा है, दैट्स रॉन्ग, सही नहीं है वो। यस सर, मैंने भी ये अब समझ आ गई गलती अपनी? नहीं आ रहा ओके था। सर। अभी ट्राई करते हैं अपने और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है at what partial pressure oxygen will have a solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin। हेनरीज कांस्टेंट बोल दो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो KH होता है फॉर ऑक्सीजन इन वाटर at 293 Kelvin is
34.86 किलो बार। ठीक है, तो assume the density of the solution to be same as that of the solvent। हाँ जी, ये क्वेश्चन है टोटल। विल यू ट्राई? यस सर। लगाइए दिमाग।
हाँ जी, एनी आंसर? सर 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, शायद गलती है। नहीं, चलिए फिर बात करें, मैं बताऊं। सर वैसे आंसर किस लाइन में आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.98 बार। चलिए अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब की बार इसने हमसे क्या जो है वो की है कि इसने जो है मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, इसने सॉल्युबिलिटी को स्ट्रेंथ में दे दिया। इसने स्ट्रेंथ दे रखी है ग्राम्स पर लीटर में, 0.05 ग्राम पर लीटर। माने जो गैस है ऑक्सीजन 0.05 ग्राम डिजोल्व है अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है इसने हमें, KH जो दे रखा है ऑक्सीजन का वो दे रखा है 34.86 किलो बार को अपन 10⁻³ बार लिख लेते हैं पहले ही, ताकि गलती ना लग जाए। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द इज टू बी सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। वैसे भी पानी 1 लीटर पानी में अगर इतना थोड़ा सा आपने सोल्यूट डाला है तो उसकी डेंसिटी में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं आएगा, तो वो नेगलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है कि पार्शियल प्रेशर पता लगाना है। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको पार्शियल प्रेशर पता लगाना है। पहला स्टेप डेटा कलेक्शन, सेकंड स्टेप फॉर्मूला मुझे KH वाला एक ही आता है, P = KH(x). अब मुझे इसमें क्या निकालना है, PO2। उसके लिए मुझे चाहिए, एक तो मुझे KH चाहिए, KH मुझे पता है। प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम XO2, ये खतरे का काम। इसको कैसे सॉल्व करें? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई तरीका दे रखा है आपने मुझे, कोई चीज़, कोई हेल्पिंग टूल, कोई बात, तो आपने मुझे स्ट्रेंथ दे रखी है। तो देखो यहाँ से मैं इससे किस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। KH मुझे पता है, XO2 अगर मैंने निकाल लिया तो मैं वैल्यू प्लेस कर दूंगा। तो मैं इसका टारगेट लेके चलता हूँ। देखिए 0.05 ग्राम पर लीटर मीन्स 0.05 gram of O2 is dissolved in 1 liter water. Therefore, mass of solute, मतलब ऑक्सीजन का मास तो 0.05 ग्राम हो गया, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका मास हुआ, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो 1000 ग्राम के बराबर है। पानी 1 लीटर लिया आपने तो 1000 ग्राम के बराबर है। बात समझते हो आप? ये बात मैंने पिछले न्यूमेरिकल भी समझाई थी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर लीटर। 1 लीटर पानी लिया इसका मतलब वो 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम है। तो ये कितना आया, इज इक्वल टू 999.95, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ले लो इसको। क्यों परेशान हो? इतना ग्राम सर पानी इसमें माइनस क्यों करेंगे 0.05 ग्राम? भाई ऑब्वियसली सोल्यूशन आपका इतने ग्राम पर लीटर है। अच्छा ओके सर। 1 लीटर पानी में तो डेंसिटी सेम मान के, मतलब आप इसमें जो चल रहे हैं 1 लीटर पानी में मतलब 1000 ग्राम पानी हो गया। तो हाँ, माइनस नहीं करें इसमें क्योंकि 1 लीटर पानी कह रहा है ये, पर ये 1 लीटर पानी नहीं होता ना, 1 लीटर सोल्यूशन होता है। यहाँ पर जो है लेना ही पड़ेगा, हिसाब से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन का मास है 1 लीटर, लेकिन अपने ये कह रहा है कि इसीलिए कह रहा है आपको कि डेंसिटी दोनों केस में सेम है। तो 1 लीटर सोल्यूशन कह लो या 1 लीटर पानी, एक ही बात मान के चलो आप। तो इसलिए 1000 ग्राम अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का। तो वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपके पास कितनी, 0.05 ग्राम, और O2 का मोलर मास आता है 32 अपॉन फिर से 0.05 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 प्लस वाटर जो है वो 1000 ग्राम
डिवाइडेड बाय मोलर मास 80, ये है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, 2.81 इंटू 10⁻⁻5। तो अब देखो KH आपको पता है और X भी आपको पता लग गया, दोनों की वैल्यू सर प्लेस इसका करो। आंसर क्या आ रहा है? मैं बताता हूँ आपको। तो पार्शियल प्रेशर O2 का KH आपको दे रखा है 34.86 इंटू 10⁻³ बार, ये तो KH हो गया, इंटू XO2 ये रहा अपने पास 2.81 इंटू 10⁻⁻5 बार, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.98 बार आता है आपके पास, इस तरीके से। जीरो 0.978 सही होगा ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर पानी सॉल्वेंट है, हाँ जी, तो सर फिर यही तो दे रखा है अपने को क्या क्यों दे रखा है? कि 0.05, अपनों ने ये एज्यूम किया ना कि 0.05 ऑक्सीजन 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होगी, तो फिर माइनस, सर ये नहीं समझ आया, डाउट है कि देखो क्या माइनस है, क्यों किया। एक बात समझो, वैसे तो हिसाब से सही मायने में तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 लीटर सोल्यूशन होना चाहिए। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला करवाया था शुरू में मैंने आपको, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो सोल्यूशन हमारा एक्चुअली 1 लीटर है, लेकिन क्योंकि ये कह रहा है कि आप सोल्यूशन और सॉल्वेंट की डेंसिटी सेम मानो, तो इसका मतलब हम जो ये कह सकते हैं, मतलब ये एक तरह से 1 लीटर पानी है, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। फिर भी उस पहले से उस चीज़ को भूल भी जाओ अगर आप, तो भी जो है अपने इसको अगर अपने बिल्कुल वैसे करें, यहाँ पर देखो आप जो मैंने किया कि 1000 में से अपन, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट का मास तो निकालेंगे तभी सॉल्वेंट का निकलेगा, क्योंकि अब मोल फ्रैक्शन में गिवन मास अपॉन मोलर मास अपने को सॉल्वेंट का लगाना है, तो वो अपने पास 999.95 रहा है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली उसको 1000 ले लिया। अगर आपके बहुत मन में हो तो यू कैन टेक इट, ये जो 1000 है ना, यस सर। इस 1000 को आप 999.95 लेकर कर सकते हो कैलकुलेशन। है मन आपका? नो सर। नहीं नहीं, कर लेना। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इसकी बचत करके ऐसे करा हुआ है, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन तो करना ही पड़ता है। ओके सर। आगे बढ़े। तो अलग अलग तरह के आपको मैं ना टिपिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसमें, जो जो आपके पास आ सकते हैं, तो वो हर तरह क्वेश्चन आपको टैकल करना आना चाहिए इसका। जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए। इथेन आपको पता होगा गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻⁻2 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10⁻⁻2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? बताइए।
सर पार्शियल प्रेशर ऑफ के बाद क्या लिखा आपने? लास्ट में है यस सर, यस सर। ऑफ द गैस। अच्छा जहाँ है क्या, मेरे को लगा 1 केल्विन लिखा हुआ। ठीक है, यस सर। सर 0.76। Yes, sir. 0.762 bar. यस सर 0.762 बार। 7.62 बार है। बिल्कुल सही है। तो अब ये क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बताई थी ना, जो वो यूज होगी। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं, तो वो थोड़ा जजमेंट करना पड़ेगा। मैं देखो, आप एक बात समझो कि मैं तो आपको क्या कर सकता हूँ, मैं टिपिकल क्वेश्चन करा सकता हूँ हर जगह पर आप कैसी जजमेंट करनी है, बाकी सॉल्व तो फिर आपको ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हिंट दे दिया भी आपको, कहीं आप मोलर मासेस निकाल के और सोचने बैठ जाओ तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो है आपको यूँ समझ लो कि पहले केस में ये कह रहा है कि जो है आपके पास इथेन का इतना मास है और उसका जो है 1 बार प्रेशर पर इतना मास डिजॉल्व है। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर इतनी इथेन है तो फिर पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये पता लगाना है। तो पहले केस में मान लो मैं लिख देता हूँ m1 इज इक्वल टू KP1, क्योंकि आपका सोल्यूट सॉल्वेंट सेम है तो K जो है वो सेम रहेगा। हाँ, इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो नहीं बोलते, मगर ये K भी कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये सॉल्वेंट की नेचर और सोल्यूट के ऊपर और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्योंकि सोल्यूट इथेन है और सॉल्वेंट हालांकि इसने मेंशन नहीं किया हो मगर सेम ही है, तो इसीलिए क्या है कि K तो सेम रहेगा और M2 जो है वो क्या बनेगा, KP2 बनेगा। तो अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो आप क्या लिखोगे, M1 इज इक्वल टू KP1 अपॉन M2 इज इक्वल टू KP2। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे कि पहले आप K सॉल्व करते, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में M1 और P1 की वैल्यू रख के K सॉल्व करो, फिर K की वैल्यू यहाँ रखो। लेकिन अब इतने बड़े आप हो गए कि आपको पता है फटाफट से कंपेयर करोगे तो K सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, टाइम सेविंग हो जाएगी, K कट जाएगा। तो बस अब आपने क्या करना है, आपने आगे देखना है भाई कि M1 की वैल्यू है 6.56 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम्स अपॉन M2 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम्स। उसके बाद P1 जो है वो 1 बार है और P2 अपने को पता लगाना है। तो ये अब आप P2 जब आप सॉल्व करोगे तो 0.762 बार आएगा आपके पास, ठीक है। सर इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आ जाएगा आपके पास। ओके सर। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, कल फिर नया फ्रेश टॉपिक कल शुरू करेंगे फिर अपन, ठीक है। Okay, sir.